हेलो एंड वेलकम बैक टू जोहार IQ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नया क्लास ऑन द बुक अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट इज़ रिटन बाय AC बॉग, जिनको आप अपने राइट साइड में देख पा रहे हैं। और इसका हम लोग पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी हो चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। नाउ ऑलरेडी ये 3 पार्ट हो चुका है, इस बार हम लोग ये पार्ट 4 देखने वाले हैं जिसका नाम है फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। तो भाई कैसे कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, क्या क्रोनोलॉजी रही, वो हम बेसिकली आज यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूँ इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट और जो कि बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला, हमेशा की तरह, वी विल सी द सेल्टिक इन्फ्लुएंस। और सेल्टिक के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है कि रोमन का इन्फ्लुएंस होगा, बिकॉज 55 AD में 55 AD इस टाइम पे याद होगा आपको, जूलियस सीजर अपना अटैक स्टार्ट करते हैं, अपना इन्वेजन जो एक्सपेडिशन रहता है बेसिकली वो स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद हालांकि ये चीज़ मतलब टोटली इसको अपना टेरिटरी नहीं बना पाते जूलियस सीजर, लेकिन आफ्टर 100 years अगेन रोमन्स कम और बेसिकली सेल्ट्स के ऊपर राज करते हैं। जो आज इंग्लैंड है वहाँ पे ये लोग राज करते हैं। ठीक है, तो ये बात देखें हम लोग। और यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि सेल्टिक के ऊपर रोमन इन्फ्लुएंस था, पूरा आर्किटेक्चर में था, इवन वर्ड्स जो लैटिन वर्ड्स थे वो भी इसके ऊपर आ रहे थे। लेकिन स्टिल 410 AD में आप लोगों ने देखा कि रोमन्स चले गए एंड देन जो सेल्टिक था ये लैंग्वेज फिर से बहुत ज़्यादा उभर जाता है और जो लैटिन लैंग्वेज रहता है, ठीक है, वो गायब हो जाता है इंग्लिश लैंड से। तो ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। तो उसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखते हैं अराउंड 597 AD में। इस टाइम पे आप देखिएगा कि यहाँ पे वापस से लैटिन आ रहा है, लेकिन कैसे, ये क्वेश्चन है, राइट। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्रिश्चियनाइजिंग ऑफ इंग्लैंड को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और जहाँ पे हमें पता चलेगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी यहाँ पे लैटिन का फिर से आगमन होगा। बट स्टिल वेट, अभी भी लैटिन का ये फर्स्ट फेज है, लैटिन फिर से आएगा अच्छे से, उसके लिए अभी और वेट करना पड़ेगा, अभी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हो चुका है। और उसके बाद जब आप देखेंगे एंग्लो सैक्सन्स को, एंग्लो सैक्सन्स अभी आना स्टार्ट कर दिए थे 410 AD के बाद, जब रोमन गए तो वो लोग आना इधर स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, अब स्कैंडिनेवियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस जो है, बेसिकली आप नॉर्स कह सकते, ओल्ड नॉर्स जो हो गया, जो स्कॉटलैंड में अराउंड 17th सेंचुरी तक बोला जाता था रिसेंटली तक। एंड इवन द डैनिश लैंग्वेज, ठीक है, डेनमार्क का जो लैंग्वेज है उसका भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होगा। ये डैनिश लैंग्वेज भी जो है वो स्कैंडिनेवियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज के अंदर आता है, तो दोनों करीब करीब सिमिलर से थे। तो अब ये जो स्कैंडिनेवियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है, इसका भी इन्फ्लुएंस इंग्लिश पे पड़ता है, बिकॉज वो लोग भी आएंगे और इन्वेड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो इन्वेजन्स होगा ये भी 3 स्टेज में होगा। और पहला स्टेज में देखेंगे ये लोग बस प्लंडर करने आते हैं, दूसरा स्टेज में देखेंगे कि ये लोग बेसिकली एक बड़े आदमी को लेकर आएंगे और बहुत ज़्यादा प्लंडर करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि ये लोग यहाँ पे आके सेटल हो जाते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वाइकिंग्स आप सुनते होंगे, तो वाइकिंग्स के बारे में भी आज इस क्लास में डिस्कशन होगा। जी हाँ दोस्तों, वो असली में थे, हिस्ट्री है वाइकिंग्स। और वाइकिंग्स बेसिकली मैं आपको बता दूं, बेसिकली इस रीजन से आते थे। ठीक है, और ये बेसिकली आपका नॉर्वे एंड स्वीडन वाला रीजन है, और साथ में ये जो आपका डेनमार्क का रीजन, ये आपका यहाँ पे डेनमार्क हो गया, और ये रहा हमारा इंग्लैंड जिसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, नाउ सी, तो हम लोगों ने देखेंगे कि इसमें वाइकिंग्स आएंगे एंड वाइकिंग्स मिलके किसके साथ, डेनमार्क दैट इज डैनिश पीपल के साथ मिलके दे विल ट्राई टू रूल। ठीक है, एक स्वेन करके इनके राजा रहेंगे डेनमार्क के, जो ख्वाहिश करेंगे कि नहीं मुझे भी राजा बनना है इस नए कंट्री का। और ये अपने बेटे की मदद से राजा बन भी जाएंगे, लेकिन उनका डेथ हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि उनका जो बेटा है जिनका नाम सीनट या नॉट जो आप बोलो, तो ये रूल करते हैं अराउंड 25 years तक आगे। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ रहेगा स्कैंडिनेवियंस। और यहाँ पे देखेंगे, और इसके बाद जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए, जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होने वाला है, दैट इज़ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट।
यहाँ पे फ्रेंच इन्फ्लुएंस हम लोग देखेंगे, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हमारे पुराने क्लासेस में। ठीक है, तो दिस वाज द थिंग, और ये आज का हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अभी हम कहाँ जो हमारा जो की फोकस पॉइंट रहेगा मैप में वो कौन कौन सा एरिया है। तो ऑब्वियसली इंग्लैंड, ये हमारा नर्दर्न एरिया, और थोड़ा सा आप ये वाला एरिया भी ले लो, बिकॉज हम लोग देखेंगे कि ये जो जर्मनी पीपल है इस एरिया में रहते थे और उनका भी इन्फ्लुएंस रहेगा ही। नाउ सी द कॉन्टैक्ट विद अदर लैंग्वेज। अगर हम लोग बात करें इंग्लिश के कॉन्टैक्ट के बारे में, तो अराउंड द पीरियड ऑफ 700 ईयर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्ट्स का बहुत ज़्यादा योगदान है। रोमन्स, ऑब्वियसली जो हम लोगों ने रोमन्स इन्वेजन देख रखा है, वहाँ से आप देखेंगे कि लैटिन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा। एंड ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्कैंडिनेवियंस। तो सबसे पहला इन्वेजन जब रोमन्स, सबसे पहले तो लैटिन आएगा, लैटिन के बाद ये जब चले जाएंगे तो एंग्लो सैक्सन्स आएंगे, या पे आपको ज्यूट्स हो गए और बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे ट्राइब्स वगैरह बारी बारी बैंड करके आते रहते थे। एंड फिर वहाँ से इंग्लिश का जन्म होगा, एंड वहाँ पे फिर हम लोग फिर से देखेंगे कि यहाँ पे क्रिश्चियनाइजिंग एरा एंड इट वुड स्टार्ट। तो कह सकते हैं कि जर्मनिक लैंग्वेज जो है वो सबसे पहला मेजर सोर्स बनेगा इंग्लिश के वोकैबुलरी के लिए। ठीक है, और 700 का कोर्स है जो कि आज हम देखने वाले हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द 54, दैट इज द सेल्टिक इन्फ्लुएंस। देखो, सेल्टिक इन्फ्लुएंस सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, एंग्लो सैक्सन्स। कौन? तो सबसे पहले आएंगे एंग्लो सैक्सन्स, ये जो जर्मनिक पीपल है तो वो लोग आएंगे। ठीक है, और इनका अटैक होगा किसके, मतलब सेल्ट्स के साथ, बेसिकली इनका वॉर होगा। और हम लोग देखेंगे ये जो एंग्लो पीपल रहेंगे ये जीत जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहते हैं ये लोग। ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहते हैं तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई कि सेल्ट्स वाले लोग हट जाएं, इनका लैंग्वेज के ऊपर इनका अच्छा कंट्रोल हो जाए। एंड वी विल सी दो फर्स्ट इन्फ्लुएंस जो रहेगा वो सेल्ट्स का रहेगा इस इंग्लिश में, जो बेसिकली आगे जाके डेवलप होने वाला है इंग्लिश में। तो इस पर सबसे पहला इन्फ्लुएंस सेल्ट्स का आने वाला है। तो वही चीज़ है, तो आप देख सकते हैं जो ये इन्फ्लुएंस है बेसिकली आप देखेंगे वोकैबुलरी में। ठीक है, और उसके बाद जो आपका जो लोन वर्ड्स हैं, मैं इसका मीनिंग जस्ट अगले वाले में बता दूंगा। आपका लोन वर्ड्स, फिर आपका प्लेस के नाम, फिर आपका माउंटेन्स के नाम, और फिर आपके जो रिवर्स के नाम है। बेसिकली आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे ये बेसिकली सेल्ट्स का जो इन्फ्लुएंस है इंग्लिश पे, रीज़न यही है। आप सोचो, आप हो कहीं बाहर के, समझो आप झारखंड में रहते हो, अगर आपको जाने बोल दिया जाए थिंक अबाउट केरला, ठीक है, आपको बोला गया कि आप जाओ केरला, तो आप वहाँ पे जाओगे एज अ रूलर। तो सबसे पहले तो आप ट्राई करोगे ना भाई कि उस रीजन को देखें। ठीक है, आप रीजन को देखोगे, वहाँ पे जो ऑलरेडी पुराना नेम है आप कोशिश करोगे उसको बोलने के लिए। अगर आप बोल पाए तो ठीक है, नहीं बोल पाए तो आप ऑब्वियसली ट्राई करोगे चेंज करने के लिए, बिकॉज यू हैव द अथॉरिटी और द रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट। तो इसीलिए आप कोशिश करोगे उसको चेंज करने का। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ऐसा नहीं करोगे, राइट। तो यही चीज़ आप समझ सकते हो यहाँ पे कि सेल्ट्स का जो ये प्लेसेस के नाम देखेंगे, माउंटेन्स के नाम देखेंगे, रिवर्स के नाम देखेंगे, तो दे वर क्वाइट बेसिकली कंफर्टेबल, राइट। और यहाँ पे आप एक और चीज़ देख पाओगे कि वो लोग भी जर्मनिक थे, मतलब इन लोग सेल्ट्स के साथ बहुत आसपास का रिश्ता था इन लोगों का मतलब थोड़ा आप ऐसा कह सकते थे कि दे वेर सिमिलर। नाउ सी, सो ये चीज़ें बेसिकली आपको सेल्टिक इन्फ्लुएंस में दिख जाएगा। तो इन्फ्लुएंस भी मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि वोकैब में, और ये 3-4 जगह हैं वहाँ पे इस नाम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। बेसिकली मुझे यहाँ पे बनाना था लेकिन मैंने यहाँ बना दिया, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज द सेल्टिक प्लेस नेम्स एंड अदर लोन वर्ड्स। सबसे पहले भाई जान लो कि लोन वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो लोन वर्ड्स बेसिकली ये जो वर्ड्स रहते हैं ये किसी और लैंग्वेज में डेवलप होते हैं, मतलब ये किसी और लैंग्वेज का पार्ट रहते हैं। ठीक है, और ये लैंग्वेज का ये जो वर्ड्स हैं बेसिकली इसको डायरेक्टली हम लोग अपने लैंग्वेज में ले लेते हैं। डायरेक्टली वी यूज इट इन आवर लैंग्वेज, ठीक है, विदाउट एनी ट्रांसलेशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जिसका ये किंडरगार्टन। ठीक है, अब एक बात बताओ, किंडरगार्टन क्या इंग्लिश वर्ड है? तो बोलोगे नहीं, तो ये जर्मन वर्ड है। ठीक है, हिंदी में आप लोग बोलते होंगे ना KG1 KG2 क्लास के लिए यूज़ करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये किंडरगार्टन का मतलब होता है जो बच्चों के लिए गार्डन होता है उसका, और आज हम लोग इसको अपने स्कूल्स वगैरह में यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश, मतलब जर्मन का जो इन्फ्लुएंस है।
तो इस टाइप के वर्ड्स को हम लोग लोन वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बहुत सारे एक जगह रहेगा वहाँ पे आप खाली स्कैंडिनेवियन जो लैंग्वेज ग्रुप है उसका जो लोन वर्ड्स है उसका मैंने सीधा स्क्रीनशॉट लेके ही डाल दिया है, ठीक है। तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप समझ भी पाओगे आगे में अच्छे से, ठीक है। नाउ सी, so it is quite evident that the use of Celtic word in the name of places, rivers and mountain peaks and kingdoms also, याद रखना है kingdoms, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लेना है, क्या, kingdoms, हाँ जी। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे नाम में बेसिकली सेल्ट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। When they look outside the naming of places, the impact of Celts is totally negligible. लेकिन जब हम और कुछ और बात करते हैं, फ्रॉम नेमिंग ऑफ प्लेसेस वगैरह के अलावा कुछ बात करते हैं, तो आप एक चीज़ देखिएगा कि जो सेल्ट्स है उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। इसको याद रखने का आपको एक और मैं इजी तरीका बताता हूँ कि आपको याद होगा जब हम लोगों ने अपने पिछले क्लास कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये जो सेल्ट्स है फर्स्ट आई थिंक सेकेंड क्लास में, तो ये बहुत कम बोला जाता था और रिसेंटली बहुत सारे जो इसके ये वेरिएंट्स है वो अभी तक लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से एक बात याद रखें कि सेल्ट्स का बहुत कम योगदान रहा होगा, तभी तो उसके वर्ड्स ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो सेल्ट्स का बहुत कम इम्पैक्ट है और आज भी ये जो नाम वगैरह है उसमें आज भी सेल्ट्स का ये योगदान दिखता है, ठीक है। तो सेल्टिक इम्पैक्ट बेसिकली हमें पता चल गया, हम लोगों ने नेम में देखा, हम लोगों ने प्लेस में देखा और हम लोगों ने कहाँ देख रखा है, तो माउंटेन के रेंज में। और एक और जगह था किंगडम्स के नाम, उस टाइम पे जो किंगडम्स थे उसके नाम बेसिकली वो क्या करते थे, जो सेल्टिक ट्राइब्स रहते थे उनके नाम को यूज़ करके अपना नया नाम बना लेते थे, ठीक है। तो इसलिए किंगडम के नाम में भी आपको दिखेगा इसका इन्फ्लुएंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश पे लैटिन इन्फ्लुएंस, गेस करो सबसे पहला इन्फ्लुएंस कब होगा। तो ऑब्वियसली जब फर्स्ट टाइम रोमन्स आएंगे 410 AD में लैटिन का इन्फ्लुएंस फिर से खत्म हो जाएगा एंड देन क्रिश्चियनाइजिंग एरा एंड लैटिन वुड अगेन कम। एंड उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊँ तो लैटिन फिर से एक बार जाएगा और फिर से एक बार री इंट्रोडक्शन होगा लैटिन का, ठीक है। नाउ सी, वी ऑलरेडी नो दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन ऑन इंग्लिश इज ग्रेट, पता है हमें। नाउ सी, रीजंस क्या है, इस इन्फ्लुएंस का रीजंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए, दे हैड प्रायर कॉन्टैक्ट विद रोमन्स इन देयर होमलैंड। अब हम लोगों ने एक चीज़ देख रखा है कि ये जो लोग थे उनका रोमन्स के साथ ऑलरेडी कॉन्टैक्ट था। अगर मैं बोलूँ कि ये इस रीजन से जितने भी जर्मनिक पीपल आते हैं तो रोम आपका यहाँ पे है आसपास या इस एरिया में, एंड आप यहाँ से देख लो तो ये इनका जो कॉन्टैक्ट रहेगा ना ये हमेशा रहेगा। आगे हम और अच्छे से देखेंगे कैसे कैसे होगा। प्लस इसके अलावे आप ये देखो, दे वेर ईगर टू लर्न फ्रॉम रिच। देखो रोमन्स कल्चर जो था ना वो बहुत 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 ज़्यादा रिच था, ठीक है। मतलब ये लोग बहुत एडवांस सोसाइटी थी उस टाइम के लिए, तो कोई भी चाहेगा ना कि अपने आगे वाले से सीखे, राइट। तो यहाँ पे ये भी हुआ ना कि ये जो लोग थे, ये जो जर्मनिक पीपल थे, तो ये लोग सीखना चाहते थे रोमन एम्पायर से बिकॉज ये लोग बहुत आगे थे। नाउ इन सेल्टिक लैंग्वेज ऑल्सो लैटिन इन्फ्लुएंस वॉज देयर। और जब हम लोग देखेंगे बिकॉज ये रोमन्स एक टाइम पे इन्वेड करते हैं मतलब इंग्लैंड को, तो आप वापस देख सकते हैं कि जो सेल्टिक लैंग्वेज है उसमें भी लैटिन वर्ड्स का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होगा। एंड इवन जो नेमिंग ऑफ प्लेसेस है उसमें भी थोड़ा सा हम लोग को ये इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्रोनोलॉजिकल क्राइटेरिया, कौन कब आया, इस चीज का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखना है हमें। देखो भाई, जब हम बात करें एक क्रोनोलॉजी बताने के लिए तो इट इज रियली टफ क्यों है, बिकॉज हम लोग सोर्सेस पे डिपेंड होते हैं और यहाँ पे सोर्सेस बिफोर 700 AD इज वेरी लिमिटेड। सोर्सेस बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे 700 AD के पहले के, मतलब हमारे पास लिटरेरी टेक्स्ट नहीं थे तो हम कैसे बताते, कैसे पढ़ते, अब कैसे कहते कि हाँ ये इन्फ्लुएंस इतना था, राइट। अब देखो तो 700 AD के पहले हमारे पास उतना कुछ खास नंबर पे टेक्स्ट नहीं था, तो कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हम लोग अगर थोड़ा बहुत भी बता सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा था, तो बेसिकली सबसे बेस्ट तरीका है यूज़ ऑफ फोनेटिक्स एंड डिटरमाइनिंग द साउंड सेट। जैसे जैसे साउंड्स में चेंजेस आएगा उस हिसाब से बेसिकली हम कह सकते हैं सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पे अगर हम लोग एक प्यारा एग्जाम्पल ले लें तो हम लोग को आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट दिस इज मॉनिटर, अब देखना कि ये तो बेसिकली लैटिन वर्ड है, और आप देखना जब हम लोग मॉडर्न टाइम में आएंगे तो ये वर्ड का मीनिंग आप शायद से जानते होंगे, ठीक है। अब देखो जब आगे हम लोग बढ़े
ओल्ड इंग्लिश के टाइम पे तो इट वॉज यूज्ड एज म्यूनिट, ठीक है, ये है आपका ओल्ड इंग्लिश का टाइम। एंड व्हेन वी गो फॉरवर्ड तो आपको यहाँ पे देखेगा इट इज माइनेट, ठीक है, अभी ये मिडिवल इंग्लिश आप कह सकते हो। और जब हम लोग बात करें अपने मॉडर्न इंग्लिश में तो दिस वर्ड बिकम्स मिंट, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। देखो चेंजेस कैसे हुए, ठीक है। तो एट दी स्टार्टिंग हम लोग क्या देखते कि लैटिन इन्फ्लुएंस्ड वर्ड है, मतलब लैटिन वर्ड है, उसको हम लोग कैसे हल्का हल्का चेंज करके एक इंग्लिश वर्ड बना दिए, तो लैटिन इन्फ्लुएंस इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज मॉडर्न इंग्लिश। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ सी मूविंग फॉरवर्ड टू द कॉन्टिनेंटल बोरोइंग। अब देखो एक बात हम लोगों ने एक चीज देख लिया था कि जर्मनिक पीपल ऊपर साइड में थे, नदर साइड में थे, और नीचे साइड में हम लोग को रोमन पीपल दिख रहे थे। इधर हम लोग लैटिन देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि जो रोमन्स थे बहुत ज़्यादा एडवांस थे, राइट। अब देखो क्या हो रहा है कि ये दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कल्चरल गिव एंड टेक चलता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग गिव एंड टेक देख सकते हैं। तो इसी के कारण तो ये जर्मनिक पीपल थे ना, बिफोर कमिंग टू इंग्लैंड ये पहले से ही लैटिन से इंस्पायर्ड थे, ठीक है, ये पहले ही उन लोगों को थोड़ा बहुत फॉलो करते थे, तो इनके पास ऑलरेडी पहले से भी लैटिन वर्ड्स थी, ये चीज याद रखना है। आगे देखते हैं। ऑन द मेनलैंड कॉन्टिनेंट एरिया देयर वाज क्वाइट इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन पीपल ऑन द जर्मनिक पीपल व्हिच लेड टू सर्टेन लिंग्विस्टिक बोरोइंग्स इन द जर्मनिक लैंग्वेजेस। जर्मनिक लैंग्वेजेस में कुछ लिंग्विस्टिक बोरोइंग्स थी, मतलब लैटिन के कुछ वर्ड्स हमारे अंदर बेसिकली जर्मनिक लैंग्वेज के अंदर समा चुके थे बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल बोरोइंग। कॉन्टिनेंटल कनेक्ट की बात हो रही है, कॉन्टिनेंट पे ये लोग पड़ोसी थे, तो उस कनेक्ट के कारण बेसिकली दे स्टार्टेड बोरोइंग। A good number of Roman Empire worked on the post of normal soldier to the post of commander even were the slaves. अब देखो गुड नंबर ऑफ पीपल, ये जो पीपल है बेसिकली यहाँ पे जर्मनिक पीपल को डिफाइन कर रहा है, और ऐसा यहाँ पे कहना है कि ये लोग जो थे, जो जर्मनिक पीपल थे, वो अपने कंट्री में तो थे ही भाई, लेकिन जब बात करें रोमन एम्पायर में तो वो एक नॉर्मल सोल्जर से लेके फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मतलब टू द पोस्ट ऑफ अ कमांडर, वहाँ तक बेसिकली ये कार्यरत थे, वहाँ तक ये वर्क करते थे। एंड इवन आप देख सकते हैं इवन ये इतने डीप थे, इवन दे वर्कड एज स्लेव्स अंडर रोमन पीपल्स, ठीक है। देखो ट्रेड इन्फ्लुएंसेस बहुत थे, तो ट्रेड के कारण भी बातचीत होते होते ऑब्वियसली लिंग्विस्टिक एक्सचेंज हो ही जाएगा। फिर बात करते हैं इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन ट्राइब्स। तो अब देखो ऑलरेडी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत इंस्टेंसेस आ चुके हैं, इन्फ्लुएंसेस आ चुके हैं, तो अब एक ट्राइब है और यहीं पे दूसरा भी ट्राइब आपको दिख रहा है, तो बीच में थोड़ा सा बातचीत करते करते ये अपने अंदर अंदर भी इसको फैलाते जाएंगे, राइट। एंड नाउ सी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गाउल बाय द रोमन्स। अब देखो रोमन्स क्या कहते हैं ना, ये रीजन है गाउल जो जगह है बेसिकली ये आपका फ्रांस कुछ यहाँ पे पड़ जाएगा। तो रोमन्स जब इसको जीत लेते हैं तो अब ये लोग इधर से भी थोड़ा आसपास हो जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब बहुत एकदम डायरेक्ट एकदम आमने सामने है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ सी नंबर 59 दैट इज लैटिन थ्रू सेल्टिक ट्रांसमिशन। देखो ऑलरेडी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस कर रखा है कि रोमन पीपल का इम्पैक्ट, मतलब वो लोग जब इन्वेट करते हैं तो सेल्टिक के ऊपर थोड़ा बहुत लैटिन का इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो लैटिन का इन्फ्लुएंस हम लोग कहाँ देखेंगे, तो नेम ऑफ प्लेसेस, आपका माउंटेन्स एटसेट्रा, ये सब जगह पे हम लोग देख सकते हैं लैटिन का इन्फ्लुएंस, बेसिकली नेमिंग ऑफ प्लेसेस में ही, ठीक है। तो उधर से भी लैटिन आ रहा है, जर्मनिक पीपल ऑलरेडी लैटिन थोड़ा बहुत जान रहे थे। Latin is something that was bound to influence English in a very, very, very large manner at a very greater extent. Now see, Latin influence on second period. I'm extremely sorry for that. The greatest influence of Latin over English can be seen during the Christianizing of Britain in 597. फर्स्ट पीरियड में कुछ खास नहीं था, 410 तक का था फर्स्ट पीरियड, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कुछ खास नहीं था। 410 के बाद जैसे रोमन्स जाते हैं इनका लैटिन भी साथ साथ में चला जाता है, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट द नेमिंग ऑफ प्लेसेस, माउंटेन्स एक्सेट्रा, उसके अलावा हम लोग नहीं देख सकते, राइट। द ह्यूज नंबर ऑफ वर्ड्स विच वी यूज टुडे और वी टुडे सी ऑफ लैटिन इन इंग्लिश इज द रिजल्ट ऑफ द अबव पीरियड। और जब हम क्रिश्चियनाइजिंग देखेंगे, जब लोग कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे और जब वो लैटिन यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द जो इन्फ्लुएंस है, जो वर्ड्स हैं, बेसिकली इस टाइम से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो दिस वॉज द थिंग। अब देखो ये जो क्रिश्चियनिटी आ रहा है इंग्लिश सिविलाइजेशन के ऊपर, अब इसका कुछ इम्पैक्ट तो होगा ही। तो क्या इम्पैक्ट होगा, बेसिकली ये पॉइंट फॉर्म में लिखा गया है, ये सारे पॉइंट फॉर्म में, तो इसको पॉइंट फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। नाउ सी, तो चर्चेज वेर बिल्ट
एंड इवन स्टेट्स ऑफ मोनार्क्स। अब देखो क्या हो रहा था भाई, चर्चेस बन रहे थे एंड इवन जो बड़े बड़े ये महल टाइप के चीज़ थे वो सब बन रहे थे। एंड जो ये कल्चर था ये बेसिकली आपका फॉलो हो रहा था रोमन्स के आर्किटेक्चर की, मतलब उस जैसे वो आगे चलते थे एकदम सेम टू सेम ऐसे ही आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। प्लस आपको लैटिन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा लैटिन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस। फिर स्कूल की बात करें तो देखो ये चर्चेस जो मोनेस्ट्रीज थी ना, ये स्कूल वाली सर्विस भी देती थी, मतलब बच्चे जाके वहाँ पे पढ़ सकते थे। फिर आर्ट एंड कल्चर, ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा बिल्डिंग्स में अभी आर्ट यूज़ हो रहा था। इसी तरीके से जो कल्चर है उसमें भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस आएगा, जो दैनिक डे टू डे वाली चीज़ है उसमें भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस रहेगा। तो पॉटरी वगैरह बनाना वगैरह वगैरह उस सब चीज़ में हम लोग इन्फ्लुएंस देखेंगे। प्लस जो एग्रीकल्चरल मेथड्स है वो नए मेथड्स हैं जो रोमन्स यूज़ करते होंगे बिकॉज दे वेर एडवांस्ड, तो वो सब आने लगेंगे। तो आप वहाँ पे देखोगे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी बूम करेगी। तो ये सारी चीज़ थी। और मैं पुराने वाले पॉइंट में एक और आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है। ये है पोप ग्रेगरी के बारे में, और ये आपको समझने में आसान कर देगा कि ये जो रोमन क्रिश्चियनाइजिंग है यहाँ पे कोई अटैक हम लोग नहीं देखते हैं, बट स्टिल लैटिन का इन्फ्लुएंस हो रहा है। कैसे, ये क्वेश्चन आना चाहिए था। नाउ सी, मैं बताता हूँ। पोप ग्रेगरी, ठीक है, जब ये पोप नहीं बने थे, जब ये नॉर्मल से सेंट थे, सेंट ग्रेगरी थे, तभी ये सोचते थे कि वाई नॉट इंग्लैंड को भी ऐसा अपने हिसाब से बनाया जाए। बेसिकली ये सब चीज़ का स्टार्ट होता है, बेसिकली ये सारे सिचुएशन जो अभी चल रहा है उसका स्टार्ट एक वो जब सेंट रहते हैं ग्रेगरी, वो जाते हैं और इटली में ही आई थिंक वो 2 स्लेव बच्चे को देखते हैं, ठीक है, 2 स्लेव बच्चे रहते हैं और उससे जाके पूछते हैं कि कहाँ से आए हो तुम लोग, बहुत यंग थे, बहुत प्यारे दिख रहे थे, तो ही आस्क्ड देम। और ये जब पूछते तो वो बताते कि नहीं हम लोग इंग्लैंड से आए हुए हैं, ये तो सब कुछ वो बताते, वहाँ पे कैसा सिचुएशन था, सब कुछ बातचीत होती है। तो उसी टाइम से ना पोप ग्रेगरी के मन में ऐसा चल रहा था कि नहीं, इंग्लैंड जाना है और वहाँ पे ये जो भगवान का काम है उसे करके मतलब करना है। बेसिकली ये चीज़ था इनका। अब देखो पोप ग्रेगरी जब ये पोप बन जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, ऑब्वियसली हर एक काम ये खुद जाके अब नहीं कर सकते। तो ये जानते थे एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को जिनका नाम था सेंट अगस्टीन, सेंट ऑगस्टीन। तो ये जानते थे एक बात कि ये जो सेंट है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, बहुत ही अच्छा अपना काम करते हैं, तो क्यों ना इन्हीं को भेज दिया जाए। तो सेंट ऑगस्टीन को भेज दिया जाता है 14 मॉन्क्स के साथ, कहाँ, एक अलग से लैंड में, ठीक है। तो ये जाते हैं वहाँ पे और ये अपना जो कन्वर्जन का काम है बेसिकली वो स्टार्ट करते हैं। और देखो सेंट ऑगस्टीन बस 40 मॉन्क के साथ, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता था। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, वहाँ पे जो उस टाइम पे जब ये जा रहे थे तो वहाँ पे जो राजा थे किंग एथलबर्ट, ठीक है, किंग एथलबर्ट थे और उनकी जो क्वीन थी वो बर्था नाम था उनका, एंड सी वॉज क्रिश्चियन, ठीक है। तो जब शादी हो रहा था इनका तो ये चीज़ बोल दिया गया था इनको कि देखो जो बर्था है वो कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है, वो पैगन रिलीजन फॉलो नहीं करेगी, तो बर्था के लिए कुछ आपको अलग से इंतजाम करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा घर के बगल में ही समझो एक छोटा सा वर्शिप प्लेस बना दिया गया था बर्था के बारे में। तो जब ये सेंट ऑगस्टीन आ रहे थे तो यहाँ पे लैंड करते हैं और बर्था इनका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। और विद इन द पीरियड ऑफ 7 years, आप मिशनरी झील देखो बस, विद इन द पीरियड ऑफ 7 years द होल किंगडम वाज कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन। मतलब जो किंगडम में अभी ये गए हैं, ठीक है, सेंट ऑगस्टीन के ये बर्था वाले किंगडम में, पूरा इंग्लैंड नहीं, एक किंगडम में पूरा किंगडम क्रिश्चियन हो जाता है विद इन द पीरियड ऑफ 7 years। नाउ सी, ये हम लोगों ने पार्ट देख रखा है 61 का। अब हम लोग देखते हैं 62, ठीक है। और हाँ, वो जो स्टोरी था वो उधर ही था, मतलब बुक में ही था, इसीलिए मैंने बताया। नाउ सी, वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इट वाज जस्ट अ स्टोरी। 62, द अर्लियर इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन द वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी में कैसे चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द आइल्स टिल द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। द पीरियड हैज़ अ टाइम फ्रेम, यहाँ पे शी नहीं होगा, सी को काट देना है। द पीरियड हैज़ अ टाइम फ्रेम ऑफ मोर देन 500 years, 500 साल का जो ये पल रहेगा, ये जो समय रहेगा बेसिकली, उसमें हम लोग देखेंगे लैटिन का इन्फ्लुएंस। और ये भी हम लोग इसको भी 2 हिस्सा में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम रहेगा, उसके बाद फिर सेकेंड टाइम में हम देखेंगे जब स्कैंडिनेवियन पीपल्स आएंगे, जब वाइकिंग्स आएंगे, तो उसके बाद का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा लैटिन का। और फिर यहाँ पे हमें बेनेडिक्टिन रूल भी पढ़ना है जो हम लोग आगे देखेंगे। हाउएवर द ओल्डर इन्फ्लुएंस वाज लेस, जो ओल्डर लैटिन इन्फ्लुएंस हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है वो बहुत कम था।
and it counted mostly to the religious entities named such as church, bishop, etc. जो religious, obviously religion के कारण फैलेगा तो obviously religion का जो वर्ड्स है वही चीज़ आएगा ना, जैसे चर्च हो गया, बिशप हो गया, पोप हो गया, ठीक है, और ऐसे छोटे मोटे वर्ड्स जो हैं बेसिकली यहाँ पे यूज़ होते थे. नाउ सी, अब जो सेकेंड पार्ट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंग्लिश है इट इज़ गोइंग टू बिकम क्वाइट मॉडर्न. उस टाइम के इंग्लिश से थोड़ा सा इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, तो इन्फेक्शंस कम हो जाएंगे, मतलब ग्रामर्स थोड़ा कम हो जाएंगे. एंड देयर कैन बी अल्ट्रेशन सीन ईजली, और जो चेंजेस है ना वो आसानी से आप पता कर सकते हो, आप बता सकते हो. देयर वॉज ह्यूज नंबर ऑफ बोरोइंग्स इन द लेटर हाफ फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ नाउन, वर्ब्स, ऑब्जेक्ट्स एट्सेट्रा. इवन देयर वॉज अ ह्यूज इन्फ्लुएंस इन द डोमेस्टिक लाइफ. अब देखो भाई, ये जो बोरोइंग्स थे, जो लेटर हाफ, जो सेकेंड हाफ होने वाला है, ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा वर्ब्स के, ऑब्जेक्ट्स के, नाम वाम बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था. इवन जो आम जिंदगी के काम होते थे डे टू डे लाइफ में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था. ठीक है, अब हम लोग आते हैं द बेनेडिक्टाइन रिफॉर्म्स पे. अब देखो जो बेनेडिक्टाइन रिफॉर्म्स है, ये बेसिकली जो नाम है पहले ये जान लो. तो ये जो बेनेडिक्टाइन लिखा हुआ है ये बेसिकली एक सेंट थे. ठीक है, और ये बेसिकली आपको पता चलेगा यहाँ पे बहुत अच्छे से कि यहाँ पे ये जो अभी लैटिन का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो जाएगा. और इसका जो मेन रीज़न रहेगा ना, दैट वुड बी करप्शन. क्रिश्चियनिटी में बहुत 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 ज़्यादा करप्शन हो गया था, हम लोग जानेंगे. लेकिन उसको समझने के पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिया में भी कैसा कुछ सिमिलर सिचुएशन था. तो हम लोग देखेंगे कि हाँ था, हिंदुइज्म में भी करप्शन था. ठीक है, और आप ये देख सकते हो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, अराउंड 500 BC के आसपास. ठीक है, तो हिंदुइज्म में करप्शन हुआ था, जिसके कारण आप देख सकते हो कि एक श्रमण मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जिसके कारण बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आगे आते हैं और बुद्धिज़्म का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है पूरे इंडिया के ऊपर. लेकिन फिर बुद्धिज़्म में भी हम लोग करप्शन देखते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे फिर देखते हैं कि जो हिंदूज रहते हैं, जो हिंदुइज्म रहती है, ठीक है, वहाँ पे ये लोग अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आते हैं. ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे कि ये लोग फिर से फेवरेबल हो जाते हैं लोगों के लिए, और आज हम हिंदुइज्म पूरे मतलब मेजॉरिटी रिलीजन के ऊपर देख सकते हैं. लेकिन अगर ये लोग चेंज नहीं लेकर आते तो आज शायद से हमारा जो कंट्री रहता है वो बुद्धिस्ट रहता. ठीक है, एंड बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो भी इंडिया में ही जन्म लिया है. नाउ सी, हाँ, तो बेनेडिक्टाइन रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग जान रहे थे. तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी करप्शन था. करप्शन कैसा था? तो यहाँ पे जो आपके चर्चेस थे, जो आपके यहाँ पे ऑफिशियल्स थे चर्चेस के, वो लोग बहुत ही ज़्यादा लैविश लाइफ जीने लगे थे. वो लोग एकदम लैंडलॉर्ड जैसा जीवन जीने लगे थे. अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रखा है तो आपको इसका आइडिया होगा इस पार्ट का. तो अब इस करप्शन के कारण ना बहुत ज़्यादा जो ये प्रोफिशिएंसी होती है वो कम होने लगी. इवन अगर आपको बोला जाए कि आप लैटिन लिख दो उस टाइम पे, तो वहाँ के लोग नहीं लिख पाते थे. पहले सब लिख पा रहे थे, लेकिन अब वो लोग नहीं लिख पाते थे. ठीक है, तो ये सब चीज़ बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रहा था. आम मर्रा के ज़िंदगी में लोगों के लिए बहुत मुश्किल का सामना लोगों को करना पड़ा था. इवन जो किंग्स थे वो भी खुश नहीं थे, बिकॉज चर्च उस टाइम पे रूल करने लगा था. इवन जो किंग है उन लोग का भी थोड़ा सा पावर छीनने का कोशिश करता था. नाउ सी, तो अब ये करप्शन हो रहा था. और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो बोलेंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है, और वो यहाँ पर रिफॉर्म्स लेकर आएंगे. ठीक है, और इसी रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं. नाउ सी, अब द Danes attack over the island was quite troublesome for Christianity. It was the time when a lot of corrupt activities was going on in the churches by the church officials. It was leading to corruption in the whole religion. The Danish attack was one of the major reason for the downfall of the churches. अब देखो क्या हो रहा था भाई, कि डैनिश पीपल, जो डेनमार्क के लोग हैं, उन लोग का एक इन्वेजन होगा फ्रॉम द नॉर्थ. ठीक है, तो अब जब आप ये देखोगे तब ये उस टाइम पर, और ये लोग पैगन रिलीजन को फॉलो करते थे. आप ऐसा समझो ये लोग मूर्ति पूजक थे, मतलब मूर्ति को पूजा करते थे. और उसके बाद फिर ये और भी बहुत सारा आप कह सकते हो कि ये जो पुतला वगैरह बनाना होता है, अगर आप लोगों ने ये देख रखा है वाइकिंग्स का कोई भी पार्ट, तो आपको वहाँ पता होगा पैगन रिलीजन कैसा रहता है. तो बहुत सारी यजनास टाइप के एक्टिविटीज़ करते थे, जो कि आप हिंदुइज्म में भी देख सकते हो, और आप ऐसा कह सकते हो थोड़ा हिंदुइज्म टाइप का रिलीजन है. नाउ सी, तो अब ये लोग आ रहे थे और ये लोग क्रिश्चियनिटी नहीं फॉलो करते थे. और ऑब्वियसली उसी टाइम पे आप देखोगे कि जो क्रिश्चियनिटी है उसमें बहुत सारा करप्शन भी आ रहा है.
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे कि डाउनफॉल होगा चर्चेस का आफ्टर द डैनिश अटैक। नाउ सी इट हैज़ अ वेरी ड्रास्टिक इम्पैक्ट ओवर लैटिन विद इन फ्यू ईयर्स। इसका बहुत भयानक इम्पैक्ट होगा लैटिन के ऊपर। इट वॉज सीन दैट it was completely hard for an Englishman to write and extract in Latin, and because of this, King Alfred took a very important stance and tried to reform through the way of literature and was successful, but still it was not enough. अब किंग आल्फ्रेड, ठीक है, तो उनके टाइम पे आप देखोगे ना कि ये क्या करेंगे, आपने पिछले क्लास में भी देख रखा है कि वो बहुत सारे बुक्स वगैरह ट्रांसलेट करवाते हैं। तो आप वहाँ पे देखोगे ये बहुत कोशिश करते हैं कि लैटिन भी आ जाए वापस, बट रिफॉर्म्स कामयाब होते हैं, बट उतना भी नहीं, ठीक है। नाउ सी so there was a need of reforms, the continuing practices of the churches, and for the three religious leaders came, and for this 3 religious leaders आएंगे, ठीक है, जिनको अभी हम देखने वाले कि वो कौन कौन थे। they got support of King Egbert का सपोर्ट मिलेगा और ये लोग रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। तो कौन कौन है? तो पहली बात 3 लीडर के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला जो लीडर है वो रहेंगे हमारे Archbishop of Canterbury, और ये बेसिकली इनका नाम रहता है डांस्टन। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे सेंट ऑगस्टीन, और नेक्स्ट आप यहाँ पर देखोगे एथलवुड को, number 1, ये number 2 Ethelwood, and he was the bishop of Winchester। फिर आप यहाँ पे तीसरा जो देखोगे ऑसवर्ल्ड, एंड ही वॉज 2 चीज, एक तो आर्क बिशप थे और एक जगह के लिए ही वॉज ऑल्सो बिशप, ठीक है। ये बिशप थे आपका वर्चेस्टर के, और ये आर्क बिशप थे यॉर्क के, ये जगह का नाम है बेसिकली, ठीक है। तो अब देखो ये 3 जो लोग थे ये बहुत प्रोमिनेंट लीडर बन के आएंगे और ये बोलेंगे कि नहीं हमें रिफॉर्म्स चाहिए। तो रिफॉर्म्स कैसा? तो अभी चर्च में चल रहे करप्शन, गलत प्रैक्टिस, तो अब बोलेंगे कि नहीं भाई तुम लोग हो जाओ डिसिप्लिन, ठीक है। बोलेंगे अब तुम्हें पॉवर्टी में रहना है, तुम्हें लोगों के लिए काम करना है, चैरिटी वर्क करना है, ठीक है। तो ये ऐसा 4-5 रूल्स है वो ऐसा लेकर आए थे, जिसको बहुत स्ट्रिक्टली जो ब्रदर्स एंड नन्स रहती थी, जो फादर्स रहते थे, इन्हें बहुत स्ट्रिक्टली ये सारी चीज़ फॉलो करना पड़ता था। और यही बेसिकली सेंट बेनेडिक्टाइन भी लेकर आए थे, ठीक है। उनका ये बेसिकली रूल्स के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और इसके बाद यही रिफॉर्म्स थी बेसिकली क्रिश्चियनिटी में। नाउ अब आगे चलते तो अब इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ, बेनेडिक्टाइन रूल जो आया अब इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा? तो अब देखो साइंटिफिक नॉलेज पे बहुत ज़्यादा ये प्रेशर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो साइंटिफिक नॉलेज रहेगा वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड करेगा। फिर क्रिश्चियन वोकैबुलरी का बोरोइंग्स ऑब्वियसली होना है, क्रिश्चियनिटी बेसिकली वापस से स्ट्रांग हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे वोकैबुलरी में जो लैटिन वर्ड्स हैं उसका भी महत्व बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेम्स ऑफ फाउना में आप देख सकते हो लैटिन का इन्फ्लुएंस। फिर आपका ये जो एवरीडे वर्ड्स रहते हैं, जो नॉर्मल हम लोग डे टू डे टॉक में बात करते हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हो। इवन मेडिकल टर्म्स में भी इसका इन्फ्लुएंस था। अब देखो एक बहुत खतरनाक बात, दिस बोरोइंग्स डिड नॉट मेक अप द परमानेंट वोकैबुलरी बट मेनी वेयर अगेन रीइंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग आल्फ्रेड। अब देखो क्या हुआ कि फर्स्ट फेज में देखो क्या होता है कि ये जितने भी आए, ठीक है, उतने अच्छे से एकोमोडेट नहीं कर पाए, ये वापस से भूलते जाएंगे। लेकिन फिर किंग आल्फ्रेड के टाइम में फिर से री इंट्रोडक्शन होगा वर्ड्स का, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग है, राइट? कोई बात नहीं, अब पढ़ना तो पड़ेगा। नाउ सी द एप्लीकेशन ऑफ नेटिव वर्ड्स टू न्यू कंसेप्ट्स। अब देखो जो ये नेटिव वर्ड्स होता था, ठीक है, जो नॉर्मल पीपल जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे उनका जो नेटिव वर्ड्स था, जो नए कॉन्सेप्ट्स आते थे उस पर कैसे बेसिकली वर्ड्स मतलब जो कंसेप्ट है उसका नामकरण अगर करना पड़े तो बेसिकली हम लोग किस तरीक़ा से करते थे? क्या अपने पुराने वर्ड्स यूज़ करते थे या पुराने वर्ड्स में कुछ चेंज करते थे, या जो नए वर्ड जो नए ट्रेडिशन के साथ आ रहा है उसको चुपचाप से एक्सेप्ट कर लेते थे? तो इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है। और एक चौथा हिस्सा भी है जो कि आप समझ जाओगे, कुछ खास नहीं है वो, लेकिन 3 हिस्सा में डिवाइड कर दो। जैसे ओल्ड वर्ड वॉज अप्लाइड विथ अ न्यू कंसेप्ट। अब देखो क्या होता था कि अब इनके पास आया गॉड का कंसेप्ट, ठीक है। तो गॉड एक ओल्ड वर्ड था जो ओल्ड इंग्लिश में ऑलरेडी था, ठीक है, और जो ड्यूज वर्ड था उसको हटा के दे स्टार्टेड यूजिंग गॉड, ठीक है।
अब देखो तो यहाँ पे आप क्या देखें कि ओल्ड वर्ड को यूज कर दें नए कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। दूसरा क्या होता है, द कंसेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द इंग्लिश। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हेवन और हेल की बात करें, वो पैगन रिलीजन में ऑलरेडी पहले से था हेवन और हेल। तो जब ये आएगा तो ये हेवन और हेल जो वर्ड रहेगा वो नए ट्रेडिशन को कर देगा चेंज, ठीक है, और ये ज़्यादा यूज होने लगेगा। बट व्हेन आई से चर्च, बिशप, पोप etc., such word had no common word in English language and not even the following concepts. So this was directly taken from the Latin language. अब देखो भाई यहाँ पे आपको एक चीज मस्त मिलेगा, चर्च हो गया, बिशप हो गया, सारे नए कंसेप्ट थे, ठीक है, पैगनिज्म में ये सब चीज नहीं फॉलो होता था। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो नए कंसेप्ट हैं इनको डायरेक्टली हम लोग ले लेंगे। अब प्लस कुछ कुछ वर्ड्स ऐसा रहता है जिसको हम लोग डायरेक्ट उसका ट्रांसलेशन को ले लेते हैं, जैसे डोम्सडे। तो डोम्सडे क्या हो जाएगा, द डे ऑफ जजमेंट, जो कि हम इंग्लिश में यूज करते हैं, राइट। एंड मूविंग फॉरवर्ड एंड वी कम टू 66, द एक्सटेंट ऑफ द इन्फ्लुएंस। ये जो इन्फ्लुएंस था उसका एक्सटेंट कितना था, अब हम लोग इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। The most heated question is how much words were adopted from the other languages. Now, when we talk of Latin, then 450 Latin words were totally taken between crystallizing, लिखा है ये Christianizing हो जाएगा, सही कर देता हूँ, Christianizing era and the closure of Old English era. तो ये जो दो एरा है 597 और जब ओल्ड इंग्लिश अराउंड 1000 के आसपास खत्म होगी, तो ये जो बीच का रीजन है तो इसमें 450 लैटिन वर्ड्स ऐसा कहा जाता है कि लिया गया था। आउट ऑफ 450 लैटिन वर्ड्स 100 पे डायरेक्टली एसिमिलेटेड, मतलब जो 100 वर्ड्स थे उसमें से उसको डायरेक्टली हम लोग एसिमिलेट कर लेते हैं अपने नॉर्मल इंग्लिश में, और जो बाकी से 350 वर्ड्स थे बेसिकली उसको हम लोग कुछ चेंजेस के साथ एकोमोडेट कर लेते हैं। नाउ सी द चेंजेस वर ब्रॉट इनटू वर्ड्स बाय द वे ऑफ एडिंग नेटिव फॉर्मेटिव सफिक्सेस टू द वर्ड्स। अब देखो सफिक्स क्या होता है, कोई भी वर्ड है, ठीक है, और उसके एंड में आप कुछ वर्ड्स लगा दो, दिस आर सफिक्स, ठीक है। अब देखो तो इंग्लिश लैंग्वेजेस में कौन कौन से सफिक्स लगाए जाते थे और वर्ड्स को कैसे चेंज किया जाता था, मोल्ड किया जाता था अपने हिसाब से। तो एक है डोम, ये सफिक्स मैं बेसिकली लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक था हैड, और एक आपका ing, इंग, जो भी बोल दो। तो अब आप यहाँ पे देखो इस तरीके के वर्ड्स को यूज करते थे, सफिक्स में ऐड कर देते थे वर्ड में और वो वर्ड्स को थोड़े बहुत चेंज कर लेते थे। नाउ सी फॉर एग्जांपल इफ आई राइट अटायर डाउन, दिस इज एन एग्जांपल, आपको समझने में बहुत इजी होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस एंड द वाइकिंग एज। अब आएंगे कौन भाई, तो वाइकिंग्स। तो चलिए देखते हैं। From 750 AD to 1100 AD is considered to be the age of Vikings, and there were many political and development in their own land. जो Vikings का लैंड था वहाँ पे बहुत सारा political development होता है, और वही development के कारण आप देख पाओगे कि ये लोग एडवेंचरिस्ट बन जाते हैं और दूसरे लैंड को जीतने की ख्वाहिश रखने लगते हैं, और इसी बात पे ये भी आ जाएंगे इंग्लैंड में, और आप देख सकते हो क्या वो मतलब अटैक होगा भाई, मज़ा आ जाएगा, अभी देखेंगे, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला है, ठीक है। आगे चलिए, द स्कैंडिनेवियन इन्वेजन ऑफ इंग्लिश, ये 46 लिखा हुआ है लेकिन ये 46 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 68, 68, ठीक है। The 68, the Scandinavian invasion of English. Scandinavian invasion of England can be broadly divided into 3 parts, और वो as follows। आप बोलोगे अरे यार ये तो ब्लैंक है, कैसे, क्योंकि मैं अभी लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो 3 पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी बोल रखा है। तो सबसे पहला पीरियड ऑफ अर्ली इन्वेजन, तो अर्ली रेट्स थे, तो पीरियड ऑफ अर्ली रेट्स। तो जब मैं इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप सिंपल समझ जाओ कि ये टाइम है 787 से लेकर 850, और इस टाइम पे ये लोग का जो मेन मोटिव था ये प्लंडर करना था, ये लूटना था, ठीक है। कोई सेटलमेंट के रूप में ये लोग नहीं आ रहे थे, अब उभर के आने वाले थे। नाउ सी, तो अब ये क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली दे वुड प्लंडर टाउन्स, तो टाउन्स को प्लंडर करेंगे, एंड इवन क्रिश्चियन मॉनेस्ट्रीज, चर्चेस वर वेरी रिच, मतलब आम लोगों का पैसा वैसा लेके बहुत बहुत अमीर हो गए थे, लैंड लॉर्ड्स बन गए थे वो लोग, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो मॉनेस्ट्रीज, चर्चेज, ये सबको बहुत ज़्यादा ये लोग प्लंडर करके ले जाएंगे अभी। इसीलिए ना बेनेडिक्टाइन रूल आएगा तो उसमें बोलेंगे तुमको पॉवर्टी में रहना है, गरीबी में रहना है, कैसे सेंट हो फिर तुम जो अमीरी में जी रहे हो।
तो ये करप्शन को वो कम कर देते हैं, फिर ख़त्म तो नहीं बोलूँगा लेकिन कम बहुत ज़्यादा कर देते हैं। नाउ सी, तो ये था फर्स्ट फेज में जहाँ पे हम खाली प्लंडरिंग देखेंगे। तो अब बात करेंगे सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पे डैनिश इन्वेजन हम लोग देखेंगे। तो डैनिश पीपल भी उधर ही नदर साइड से ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब ये डैनिश पीपल जो हैं, जो डेनमार्क के लोग हैं, ये 850 के अराउंड आएंगे, 850 AD, और इनके पास जो आर्मी रहेगी ना, ये आर्मी वुड बी लार्ज इनफ, तो ग्रेटर आर्मी। अब आगे देखो, तो उसके बाद ये लोग भी पहले प्लंडर करते हैं, और लेकिन इसका जो कुछ पार्ट रहेगा वो यहीं पे रुकना पसंद करेगा इंग्लैंड में, और ये लोग मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई, तीसरा पार्ट के पहले मैं एक स्टोरी बता देता हूँ, तो उसके कारण फिर थोड़ा आसानी होगा। अब देखो, जब ये इन्वेजन हो रहा है, जब ये स्कैंडिनेवियन पीपल आ रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट यू विल सी, एक बहुत ही जो स्कैंडिनेवियन राजा रहता था उसका नाम था गुथराम, ठीक है, ये था गुथराम। आपको ये चीज़ याद रखने का बहुत ज़रूरत नहीं है, आप बस समझ लो कि ऐसा कुछ हुआ भी था। तो गुथराम वॉज द किंग ऑफ द नॉर्वे। अब ये आएंगे और ये बेसिकली अटैक करना स्टार्ट करेंगे, रेड्स करना स्टार्ट करेंगे। और आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, जो किंग एडमंड थे उस टाइम पे, ठीक है, जो किंग एडमंड रहेंगे, बेसिकली ये मारे जाते हैं लड़ाई के दौरान, वॉर के दौरान। और उसके बाद जो किंग आल्फ्रेड हैं उनको रेफ्यूज लेना पड़ता है कहीं बाहर जाकर, ठीक है। लेकिन किंग आल्फ्रेड जो रहते हैं वो वापस आएंगे, ठीक है, और अटैक करेंगे, और ये जो गुथराम रहता है, ठीक है, इसको हरा देंगे, ठीक है। अब जब ये गुथराम हार जाएगा तो उसके बाद इसके सामने एक ट्रीटी तो रखी जाएगी, और साथ में इसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो इनका भी कन्वर्जन हो जाता है। और ऐसे सोचा जाता है बिकॉज ये अब क्रिश्चियन बन चुके हैं तो अब ये अटैक नहीं करेंगे और ट्रीटी का पालन करेंगे, बट ऐसा नहीं होता, दे विल अगेन अटैक। और आप देखोगे जो थर्ड पार्ट रहेगा 878 से 1042 तक, वी कैन सी दैट जो वाइकिंग्स का फ्लीट है और आएगा बाहर से, और डैनिश पीपल दोनों सब मिल जाएंगे, एंड दे विल ऑल्सो सी टू रूल द होल कंट्री एज अ होल, मतलब वो पूरे कंट्री को रूल करना चाहेंगे, मेरा बस इतना कहने का मतलब है, ठीक है। तो अब वाइकिंग्स आते हैं अराउंड 991 के आसपास, ठीक है, इतना याद रखना। और जो लीडर रहेंगे ओलाफ रहेंगे, ठीक है, और साथ में जो डैनिश किंग रहता है स्वेन, ठीक है, डैनिश किंग जो है स्वेन नाम है उनका। तो यही सपना देखते हैं बनने के लिए पूरा राजा, जो कि इनका बेटा सीनट बन जाता है। और ये टोटली कितने साल, 25 ईयर्स तक रूल करता है। ये सीनट मैंने अच्छे से नहीं लिखा है, ये पर लिख देता है SNCNUT, ये चीज़ है कहानी। नाउ सी द सेटलमेंट्स ऑफ डेन्स। Danish people were mostly plunderers. They used to plunder and go back. However, some of them left behind, went for a permanent settlement in the Isles. कुछ लोग यहाँ पे रुक गए और permanent settlement को उठा लिए. This can be confirmed by the fact that around 1400 places in England bear Scandinavian names. इससे हम कैसे पता चलता है जो 1400 जगहों के नाम है अराउंड, वो बेसिकली Scandinavian languages से डिराइव होते हैं. Much of the Scandinavian influence can be seen from the manorial organization and the local government and the legal procedures were also established. अब बोल रहे कि उनका जो institutions था वो basically because वहाँ पे वो settle होने लगे, तो वो जो आम नागरिक थे वहाँ पे वो लोग इस चीज़ को सीखने लगे और उसको बहुत ही अच्छे से adopt कर लिया. Now see, the Scandinavian people are thought to be the best adapters. ठीक है, उनको क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छे adapters थे. मतलब कोई भी अगर कम्युनिटी में जाके इनको मिक्स होना होगा ना, ये बहुत ही अच्छे तरीक़ा से मिक्स हो सकते थे. They thoroughly got mixed with the local society and thus influenced the English language further. Now see, the amalgamation of the two people, दोनों people का mixture. तो अब एक बात देखो, क्या possible था? हम लोग को एक बात पता चल गया, हाँ वो possible था, because हम लोगों ने एक वर्ड अभी देखा कि ये बहुत अच्छे adapters थे Scandinavian people, ठीक है, लेकिन हालांकि conflict होता है भाई. तो देखते कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिसके कारण ये अमालगमेशन, ये जो मिक्सचर है, ये कार्यरत हो पाया. नाउ सी, क्रिश्चियनिटी बिकॉज आपने देखा उनका जो एक राजा था उसको भी क्रिश्चियन बना दिया गया था, कन्वर्ट कर दिया गया था. एंड रूलर्स एक्सेप्टेड एक चीज़ कि अब इनको ना मिक्स्ड ब्रीड के ऊपर ही रूल करना है, जो मिक्स हो गया है पॉपुलेशन उसके ऊपर रूल करना है. तो ये ऐसा नहीं था कि एक पूरे कम्युनिटी को जीनोसाइड करके ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर दिए थे कि नहीं अब यही सत्य है. तो अब देखो लिंकन हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, लेसेस्टर हो गया, डर्बी हो गया, नॉटिंघम हो गया, ठीक है, ये सब बेसिकली फोकस सेटलमेंट थे स्कैंडिनेवियन के. तो इससे पता चलता है कि बहुत अच्छे से अमालगमेशन भी हो गया था दोनों का. नाउ सी द रिलेशन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, ये दो जो लैंग्वेजेस हैं इनका रिलेशन. सो देखो, पहली बात मैं यहाँ पे आपको कंफर्म कर दूँ कि हम लोग इसको बस इन्फर कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग बस ऐसा कह सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, बट
ट्रू सोर्सेज नहीं है हमारे पास, बिकॉज वी डू नॉट हैव एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट इट। तो ऐसा हो सकता है ये जो स्कैंडिनेवियंस थे वो लोग अपना लैंग्वेज बेसिकली गिव अप कर देते हैं। दिस सोसाइटी माइट हैव बिकम बाइलिंगुअल, ऐसा भी हो सकता है ये जो सोसाइटी है वो बाइलिंगुअल बन गया हो। और हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटर मैरिज होता था। क्या होता था? इंटर मैरिज, ठीक है, जो कि कम्युनिटी को मिक्स करने में बहुत 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 आसान कर देगा। लेकिन जब इंटर मैरिज होगा मतलब दो अलग अलग लैंग्वेज होंगे तो ऑब्वियसली एक कॉमन लैंग्वेज भी निकलेगा, प्लस एक दूसरे के ऊपर भी इसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है। तो बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से मिक्स हो रहे थे। अब द टेस्ट ऑफ बोरोड वर्ड्स यहाँ पे देखना है, ठीक है। जो बोरोड वर्ड्स हैं कैसे बताएं कि ये वर्ड यहाँ से लिया गया है और ये वर्ड वहाँ से लिया गया है, तो बहुत टफ है। लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग इन्फो कर सकते हैं। भले हमें पता है कि हमारे पास एग्जैक्ट सोर्सेज नहीं है, हमारे पास लिटरली ये जो सोर्सेज है वो बहुत कम है, बट वी विल स्टिल सी। तो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है SH और SK साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसके बारे में। तो ये जो SH साउंड है ना ये बेसिकली इंग्लिश में यूज होगा, ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स में। और ये जो SK है जिसमें ये हार्ड के, ये SC ही है, ये दोनों बराबर ही है, लेकिन इसमें हार्ड के का प्रोनाउंस है। जैसे हम बोलते हैं स्काई, स्काई इज द वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दिस, ठीक है। तो अब देखो SH का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हो गया हमारा शीप, जैसे कि हमारा हो गया शिप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो SH साउंड आ रहा है, राइट। और ये बेसिकली इंग्लिश वर्ड्स हैं। लेकिन जब हम बात करें स्काई की तो ये हमें क्या पता चल जाएगा कि इट इज अ स्कैंडिनेवियन वर्ड, ठीक है। अगर हम बात करें स्क्रब की तो ये भी क्या पता चल जाएगा, इट इज अ स्कैंडिनेवियन वर्ड। अगर हम बोले बास्क की, इसमें भी देखो के आ रहा है, तो इट इज ऑल्सो अ स्कैंडिनेवियन वर्ड। यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे के, और इस समय हार्ड के का प्रोनाउंस कर रहे हैं हम लोग, हार्ड के, ठीक है। इवन हार्ड जी जो गेट गिव होता है, बेसिकली गिव तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन जो हार्ड जी का प्रोनाउंसिएशन है दैट इज टेकन फ्रॉम स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, द साउंड शिफ्ट्स ऑफ वॉवल। अब देखो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल साउंड शिफ्ट। और वॉवल का जो साउंड है ना उसमें शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। वॉवल्स क्या होते हैं? तो A, E, I, O, U जो आज के समय यूज करते हैं, तो इसी का साउंड शिफ्ट हम देखेंगे पहले कैसा था और बाद में कैसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द वर्ड स्वेन, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो AI है, वेट लेट मी चेंज द कलर, तो ये AI के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये AI जो वॉवल है, ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ, ये जर्मनिक है राइट नाउ। लेकिन जब हम बात करें ओल्ड इंग्लिश की तो ये चीज़ आपको ओल्ड इंग्लिश में दिख जाएगा। एंड नेक्स्ट जब हम लोग बात करें मॉडर्न इंग्लिश की तो ये O में बदल जाएगा। अब सिंपल जो अभी स्वाइन है वो स्वान हो जाएगा, फिर अभी मॉडर्न इंग्लिश में इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे तो इट वुड बी स्वान। तो दिस इज द थिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 74th पार्ट में, एंड दैट इज द अर्लीस्ट बोरोइंग। अर्ली बोरोइंग्स कैसे थी? The earliest relation between the two were too hostile so that they can accommodate new words into each other. However, social administrative characteristics such as Dane law were taken. अब देखो जब बात होती थी लिंग्विस्टिक की तो स्टार्टिंग में ये दोनों कम्युनिटी इतने ज़्यादा हॉस्टाइल थे ना, कोई एक दूसरे के बारे में एक दूसरे का लैंग्वेज को शेयर नहीं करना चाहता था एट द वेरी स्टार्टिंग, एट द वेरी अर्ली एज ऑफ इन्फ्लुएंस। लेकिन छोटे मोटे जो लॉज थे, वो सब बेसिक जो इंस्टीट्यूशन थे वो सब चीज़ को देखेंगे कि ये लोग फॉलो करने लगते हैं, ये सब चीज़ का एक्सचेंज होने लगता है। Now, these earliest borrowings were only for a small time frame, बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए रहता है, उतना भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। Now see, the Scandinavian loan words and their character. अब देखो लोन वर्ड्स का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, मैंने आपको ऑलरेडी ये समझा रखा है। वो वैसे वर्ड रहते हैं जो डायरेक्टली दूसरे लैंग्वेज से ले लिए जाते हैं और उसको डायरेक्टली हम लोग अपने लैंग्वेज में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दिस वर द लोन वर्ड्स, और हम लोग इसका कैरेक्टर देखना चाहते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, तो आप देख लो यहाँ पे बहुत एक अच्छा से जितना भी आपको इटैलिक में लिस्ट दिख रहा है, ये बेसिकली लोन वर्ड्स का लिस्ट है जो कि लिया गया स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस से। तो आप इसको देख लो, जैसे बैंड, पैड, बर्थ, बून, ये डायरेक्टली हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो द रिलेशन ऑफ बोरोड एंड नेटिव वर्ड्स। अब हम लोग देखेंगे ये जो बोरोड वर्ड्स हैं और जो नेटिव वर्ड्स हैं दोनों के बीच का रिलेशन, और हम लोग पहुँच चुके हैं 76th पार्ट में। और मैं बता दूं हम लोग को बस 80 पार्ट तक ही पढ़ना है, फिर अगला चैप्टर है। नाउ सी, द वर्ड्स कोइंसाइडेड इन मीनिंग एंड फॉर्म। व्हेनेवर देयर वाज डिफरेंस इन फॉर्म द इंग्लिश वर्ड्स सर्वाइव। अब देखो भाई मीनिंग और फॉर्म में डिफरेंस था, और जब भी डिफरेंस आता था तो डिफरेंस में आप क्या देखोगे, जो इंग्लिश वर्ड है दैट वुड बेसिकली सर्वाइव,
ठीक है, इंग्लिश जब भी ऐसा डिफरेंस हुआ तो वेन एवर स्कैंडिनेवियन एंड इंग्लिश वर्ड्स रिमेड इन कंकरेंस, अब दोनों वर्ड है आपके पास, दोनों वर्ड है, दोनों मतलब लैंग्वेजेस में वो वर्ड रहता था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो और कंकरेंस है, इक्वल वैल्यू है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्कैंडिनेवियन वर्ड है उसका जो फ्रीक्वेंसी है यूज होने का वो बहुत ज़्यादा था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बोथ ऑफ द वर्ड्स वेर इंक्लूडेड, अब देखो कब ये बोथ ऑफ द वर्ड्स इंक्लूड होते थे वो मैं अब आपको बता देता हूँ, जब भी देयर वाज डिफरेंट इन मीनिंग। अब स्कैंडिनेवियन वर्ड भी है और आपके पास इंग्लिश वर्ड भी है, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक देन इट इज सिक एंड इल, ठीक है, जो सिक है और इल है ये दोनों दो अलग अलग लैंग्वेजेस है, लेकिन हम लोग दोनों को यूज करते हैं आज के समय में, ठीक है। आई थिंक सिक जो है वो स्कैंडिनेवियन है और जो इल है वो इंग्लिश वर्ड है, और आज हम लोग दोनों को यूज करते हैं, फ्रॉम एंड फ्रो ऑल्सो। अब देखो आगे, इन सर्टेन केसेस नेटिव वर्ड्स व्हिच वाज नॉट इन यूज वाज ब्रॉट बैक एंड वाज रीइंट्रोड्यूस्ड। अब देखो जब कहीं कहीं पे ऐसा होता था ना, ये जो नेटिव वर्ड्स रहते थे, ठीक है, अब वहाँ पे कोई नया वर्ड नहीं मिल रहा है इन्हें, तो ये क्या करेंगे, अपने पुराने नेटिव वर्ड्स को उठाएंगे, उसके वापस से ले आएंगे, बोलेंगे आज से यही सब कुछ, समझ रहे हो आप, तो यही चीज़ था। Now moving forward, there have also been certain modification to the English word according to the Scandinavian character. For example, give in English, देखो मैंने बात कर रहा था ना हार्ड जी का प्रोनाउंसिएशन, तो कुछ मॉडिफिकेशन भी कर दिया जाता था नॉर्मल पुराने वर्ड्स को उठा के, तो गिव में जो हार्ड जी का प्रयोग हो रहा है दैट इज बेसिकली टेकन फ्रॉम द स्कैंडिनेवियंस, मतलब कि वो स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर्म वर्ड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रामर बेसिकली। तो ग्रामर, हाँ भाई बहुत खास इन्फ्लुएंस था इसमें भी। नाउ सी, खाली ये नाउन एडजेक्टिव और वर्ब में ये नहीं थे, बट दे ऑल्सो हैड इन्फ्लुएंस इन प्रोनाउन, प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल दे एंड देयर, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा ये प्रोनाउन का एग्जांपल है। नाउ सी, वन कैन ऑब्जर्व दैट बोथ द लैंग्वेजेस वेर वेरी इंटीमेट टू ईच अदर, ऐसा बोला जाता है कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा होता है ना इंटीमेट रिलेशनशिप, मतलब बहुत सटा हुआ मैं कह रहा हूँ, मतलब बहुत मिक्स्ड रिलेशनशिप ये लोग बयां करते थे। I was not getting the exact word basically, जो भी है। आगे देखिए, now 78 स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस आउटसाइड स्टैंडर्ड स्पीच। स्टैंडर्ड स्पीच तो है, उसमें हम लोग देखा कि अमालगमेशन बहुत आसानी से हो रहा है, लेकिन उसके बाहर अगर हम देखें तो कितना चेंजेस है उसको भी तो देखना पड़ेगा, राइट। यस फॉर श्योर स्कैंडिनेवियन एंड इन्फ्लुएंस had influence outside standard speech as well, standard speech के बाहर भी था। Its remains can be seen in many older texts of Robin Hood, Chaucer and others। ये जो रॉबिन हुड के टेक्स्ट है, जो चौसर के टेक्स्ट है, वहाँ पे हमें स्कैंडिनेविया का जो स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिलता है। नाउ सी द इफेक्ट ऑफ ग्रामर एंड सेंटेंस, देखो ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट था, ऐसा नहीं हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग बेसिक समझेंगे, ठीक है। वो इतना ज़्यादा डीप पढ़ा दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी ही हमारा ये ग्रामर का ही क्लास है खाली, और इसको पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी चल जाएगी, तो बहुत ज़्यादा डीप है, लेकिन हम लोग इसका बेसिक्स को क्लियर करते चलेंगे। आपको बस इतना जानना है कि हाँ ग्रामर में इफेक्ट था, जो कि हम लोगों ने पहले भी देख रखा था, ठीक है, फॉर्म वर्ड्स में, कि आप देखें प्रोनाउन वगैरह सब जगह मतलब वर्ड ये इन्फ्लुएंस था ही इसका। प्लस जब हम बात करें अपने सिंटेक्स में, तो स्ट्रक्चर में भी बहुत हल्का सा चेंज आता है, ठीक है। जब हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा एंड साइड में हल्का फुल्का ये चेंजेस लेकर आएंगे, बस इतना जानना है, जो कि आज हम लोग मॉडर्न टाइम में यूज़ करते हैं, एंड नथिंग दैट, इसके अलावा कुछ खास नहीं था। अभी इतने सारे एग्जाम्पल वहाँ पे दे रखे हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है वो पार्ट। नाउ moving forward, and this is our last part, that is the period and extent and influence of influence, sorry, कितना influence, the extent of influence is really great, जो influence है उसका basically extent बहुत ज़्यादा है। when we move towards regions of Danish settlement, we can see that Scandinavian local words in the dialect shares a great part। जब हम चाहें बेसिकली रीजन्स में जहाँ पे डैनिश सेटलमेंट था, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्कैंडिनेवियन लोकल वर्ड्स है उसका डायलेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ था। व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेरी फॉर्म्स, देयर आर ओनली रीसेंट वर्क्स दैट कैन गो थ्रू, बट दैट वी कैन गो थ्रू, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ओल्ड लिटरेचर द टेक्स्ट आर नॉट अवेलेबल। देखो जो पुराने टेक्स्ट हैं वो तो अवेलेबल नहीं, जो रीसेंट टेक्स्ट है उससे हम लोग बेसिकली हल्का फुल्का आइडिया लगा सकते हैं, और उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं। और पीरियड इज़ अराउंड आई थिंक 997। बाकी एक्सटेंट एंड इन्फ्लुएंस हम लोग देख लिए हैं। अब इसी के साथ हमारा ये क्लास होता है ख़त्म। ये बहुत लंबा क्लास था, आई टोटली अंडरस्टैंड। इसका PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, गो एंड डाउनलोड इट, एंड थैंक यू। जल्दी आपका नया क्लास भी आ जाएगा, दैट वुड बी द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट।